देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं अब, ठीक है। तो देखिएगा पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स आर प्रोटीन एंड देयर डेरिवेटिव। प्रोटीन या प्रोटीन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटोप्लाज्म का 15% से हिस्सा जो है वो आपके पास प्रोटीन बना कर देती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है जी, वो इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है। देखो, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन आर डिपेंडेंट अपॉन देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। मीन बाय आपके क्वार्टनरी और आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो प्रोटीन की होती हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन स्पेसिफिकली आर डिपेंडेंट अपॉन दी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स। याद है टर्शरी जो थे हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स थे, और जो सेकेंडरी था वो हेलिक्स या प्लीटेड फॉर्म के स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास में। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कल हमने ज्यूटराइन के बारे में पढ़ा था, तो देखो यहाँ लिखा भी है प्रोटीन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बिकॉज इट हैज अमोनियम आयन एंड कार्बोक्सिलिक आयनिक कंपोनेंट। हमने कहा था ना कल वीक बेस और वीक एसिडिक कंपोनेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट ये है जो आप ध्यान देंगे जरा सा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन एसिडिक मीडियम द कार्बोक्सिलिक आयनिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक आयन जो है आपके पास अगर एसिडिक मीडियम होगा तो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन होते हैं। H पॉजिटिव आयन आपके इस ग्रुप के साथ में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और ये पर्टिकुलर आपके पास एज सच में आयनिक फॉर्म अवेलेबल नहीं होगी उसके बाद में। अब लिखा क्या है, एंड द प्रोटीन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि ज्यूटराइन में आपके पास अमोनियम आयन थी ना, तो अमोनियम आयन जो है अभी तक आपके पास में वो आयनिक फॉर्म में ही है, वो चेंज नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब अगर एसिडिक मीडियम में आप प्रोटीन को देखने की कोशिश करिएगा तो आपको प्रोटीन उस समय कैसी चार्ज दिखेगी, पॉजिटिवली चार्ज दिखेगी, क्योंकि अमोनियम आयन एज सच में अभी तक अवेलेबल होंगे। लेकिन वहीं पर अगर एल्केलाइन मीडियम में आप देखने की कोशिश करिएगा तो एल्केलाइन मीडियम में होगा क्या, दिस अमोनियम ग्रुप ऑफ अ प्रोटीन विल चेंज इनटू द अमोनियम ग्रुप प्लस द वाटर। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि आपके पास अमोनियम आयन के जो है पर्टिकुलरली उसने अमोनिया ग्रुप तो आपको दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ की ओर को पड़ा हुआ जो आपके पास में पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप होगा ये तो एज सच पड़ा हुआ रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो प्रोटीन अभी कैसी दिखाई पड़ेगी, आपको नेगेटिवली चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा एसिडिक मीडियम में प्रोटीन जो है वो आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज मिलेगी, और जो आपके पास एल्केलाइन मीडियम है उसमें आपके नेगेटिवली चार्ज मिलेगी। मैंने अभी वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि किस तरह से होगा। लिखो फिर क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर एट अ स्पेसिफिक पीएच ऑफ अ प्रोटीन विल पोजेस इक्वल नंबर ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड एट दिस पॉइंट द प्रोटीन इज बिकमिंग सॉल्युबल। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि मैंने कहा था एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं, और उस समय आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी, प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगी या कोगुलेट करना शुरू कर देगी अगर पीएच जो है वो चेंज हो जाए या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो चेंज हो जाए। तो याद रखिए कल ज्यूटराइन जो हमने पढ़ा था, तो ज्यूटराइन में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अगर आपके पास में कहीं पर भी पीएच में वेरिएशन आएगी तो प्रोटीन आइदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी आइदर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एसिडिक मीडियम में होंगे तो पर्टिकुलरली आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर एल्केलाइन मीडियम होगा तो आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंटली आपने ध्यान रखना है। चलें नंबर सेकंड पॉइंट देखिएगा जरा सा, क्या लिखा है, इफ द पीएच चेंजेस टुवर्ड्स आइदर एसिडिक और एल्केलाइन साइड द प्रोटीन बिकम टू प्रेसिपिटेट। मैंने अभी भी ये चीज कहा कि प्रोटीन कोगुलेट करना शुरू कर देगी। अब क्या लिखता है, ये जो प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन की ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस भी रखती है। क्यों रखती है, जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। क्या लिखता है, साइटोप्लाज्म जो है सेल का, वहां पर जो पीएच होती है वो 7 होती है, और जो पीएच वहां पर उसके अंदर प्रोटीन जो पाई जाती है उसकी 6 होती है। अब ध्यान दीजिएगा मीडियम कैसा हो गया साइटोप्लाज्म का, दैट इज बेसिकली एल्केलाइन, और प्रोटीन कैसी है आपके पास पर्टिकुलरली एसिडिक नेचर की दिखाई पड़ रही है आपको। इसका मतलब अब प्रोटीन क्या कर जाएगी, प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब प्रोटीन किस तरह की हो जाएगी आपके पास, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है आपके पास साइटोप्लाज्म का, दैट इज
बेसिक है या एल्केलाइन है और प्रोटीन उसमें कैसी दिख रही है आपको, दैट इज नेगेटिवली चार्ज है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है आपको कभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं मिलेगी, वो हमेशा डिसॉल्व नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में लेकर चलनी है चीजें। देखो फिर से, साइटोप्लाज्म में आपके पास pH 7 है, प्रोटीन का pH जो वहां पर पाई जाती है साइटोप्लाज्म में उसका 6 है। तो प्रोटीन जो है वो एसिडिक हो गए, आपका एनवायरनमेंट जो वो एल्केलाइन हो गया, और एल्केलाइन मीडियम में हमेशा हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आपने लेकर चलना है। क्लियर हो गया जी। सेकंड कंडीशन में जरा देखिएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है वो ये लिखा है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का पीएच होती है वो 7 होती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उनकी जो पीएच होती है वो रिलेटिवली मोर होती है, मीन बाय बेसिक हो रही है। इसका मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन से अगर कंपेयर करिएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो आपके पास एसिडिक हो गई एज कंपैरिजन टू दी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है उसका पीएच जो है आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होंगी। इसका मतलब वो फिर से आपके पास एग्जैक्टली में डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं मिलेंगी ना, प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। इसीलिए आपको पर्टिकुलर जो फाइन माइन्यूट ऑर्गेनेलीज होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में वो दिखाई पड़ती हैं, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म में भी आपको ऑर्गेनेलीज दिखती हैं, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो। उसका कारण भी है क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो 7 है और उसमें जो प्रोटीन पाई जा रही है उसका 6 है, इसीलिए आपके पास प्रेसिपिटेशन होगी, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके पास जो पीएच है वो 7 है, प्रोटीन्स का पीएच जो आपके पास उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो मीडियम है वो आपके पास एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मिलेंगी, और उसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से आपके पास में माइन्यूट ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम बहुत कॉमनली क्रोमोसोम कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट जो यहां पर लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया जी यहां तक। चले नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसके बारे में भी जरा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कल भी आपको कहा था कि एम्फोटेरिक कंपाउंड या ज्विटराइंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल नंबर ऑफ आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, और वही आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब देखो क्या लिखता है यहां पर, एक पॉइंट लिखा हो, इन दी प्रोटोप्लाज्म दिस डुअल प्रॉपर्टी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इक्वल होने की वजह से डुअल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, सिंस प्रोटीन एक्ट एज द आइडियल बफर इन आइदर ऑफ दी सिचुएशन। ध्यान दीजिएगा, वो बफरिंग सिस्टम की तरह क्यों एक्ट कर पाएगा, क्योंकि प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाएगी, इसीलिए ना। क्योंकि अब मैंने कहा ना, जब एसिडिक मीडियम में आपके पास पर्टिकुलरली जो है आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीन किस तरह की हो जाएगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और आपका एल्केलाइन मीडियम है वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मैं बार बार इस चीज को डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एसिडिक मीडियम में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, एल्केलाइन मीडियम में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन आपने लेकर चली। अदरवाइज जो बॉडी का आइडियल बफरिंग सिस्टम है वो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन है। प्रोटीन सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पास आइडियल बफरिंग सिस्टम का। जो मेन आपके पास बफरिंग एक्शन करने वाला है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट इन योर बॉडी, ये ध्यान रखना है फिर भी। लेकिन प्रोटीन जो है वो भी आइडियल बफरिंग सिस्टम हमारे को बनाकर देते हैं। अब देखो क्या लिखता है, एक और चीज बोलता है, पीएच के अलावा सॉल्ट, हैवी मेटल, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन ऑल्सो कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन। मीन बाय अगर सॉल्ट के कंटेंट में कोई वेरिएशन आए, हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर में वेरिएशन आना शुरू हो जाए, प्रेशर में वेरिएशन आना शुरू हो जाए, तो प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो सकती है। अब प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन के दौरान में एग्जैक्ट में क्या चेंज आता है, तो चेंज ये आया कि जो आपका सेकेंडरी और टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटीन की वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। एंड मेनी टाइम्स tertiary structure globular proteins become converted to secondary configuration fibrous protein। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है जी, या तो प्रेसिपिटेशन के दौरान में सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के उनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी,
या आपके पास एक चीज और हो सकती है कि ग्लोबुलर जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा। और इसी ऑल्टरेशन जो है आपके पास फिजिकल स्टेट की प्रोटीन को, इसको हम डीनेचुरेशन प्रोसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है जी। डीनेचुरेशन के दौरान में होगा क्या, प्रेसिपिटेशन होगी प्रोटीन की। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर आइदर दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है आपके पास जहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन है वो आपके पास सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होंगी, जहां पर फाइब्रस प्रोटीन आपको मिलेंगी या आपके पास हेलिकल फॉर्म्स प्रोटीन की मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या लिखता है, लेकिन इफ द चेंज इन द मीडियम ऑफ प्रोटीन इज माइल्ड। अब देखिए मीडियम ऑफ प्रोटीन, माइल्ड का मतलब क्या हो, जैसे हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पीएच की वेरिएशन है, या एल्केलाइन मीडियम में प्रोटीन है या तो एसिडिक मीडियम। ये कह रहा है कि अगर थोड़ा बहुत एसिडिक है या थोड़ा बहुत बेसिक है उसके बारे में बात कर रहा है। इफ द चेंज इन द मीडियम ऑफ प्रोटीन इज माइल्ड एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड देन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज टेम्परेरी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं हो सकता है कुछ थोड़े से समय के लिए डिस्ट्रॉय होते हुए दिखे, अगर आपके पास जो वेरिएशन है मीडियम के अंदर वो थोड़े से समय के लिए आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से समय के लिए ही डीनेचुरेशन होगी और उसके बाद में वापिस से वो वाला प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास में रीसिंथेसाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेरी ही एक पर्टिकुलर रोल प्ले हो रहा है प्रोटीन की डीनेचुरेशन का, जिस दौरान में थोड़ा बहुत मीडियम के अंदर वेरिएशन आपके पास में आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा। लेकिन अगर इसी चीज को जो आपके पास मीडियम में वेरिएशन आ रही है वो लॉन्गर टर्म के लिए आएगी, तो उस दौरान में सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के होंगे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्टर टर्म के लिए आएगी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और जैसे ही पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से वापस से टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आपके पास प्रोटीन टोटली ही आपके पास प्रेसिपिटेट कर जाएगी। ये ध्यान रखकर चलिएगा। देखो यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, व्हाइट और द एल्बुमिन ऑफ एग इज सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, ये टर्शियरी प्रोटीन है, बट ऑन हीटिंग इट परमानेंटली कोगुलेट इनटू फाइब्रस इनसॉल्युबल फॉर्म। मीन बाय किस फॉर्म में चेंज हो गई, सेकेंडरी फॉर्म में। टर्शियरी फॉर्म किसमें चेंज हो गई है, आपके पास सेकेंडरी फॉर्म में। जब आप व्हाइट ऑफ द एग जो है उसको पर्टिकुलरली आपके पास किसी मीडियम के अंदर डालेंगे तो भी, या उसको हीट करेंगे तो भी। ठीक है जी। तो ये क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट strong alteration result in denaturation of protein and they lose their biological properties and significance। ये इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि मैंने कहा था बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और सिग्निफिकेंस जो सेकेंडरी और टर्शियरी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन ही लेकर आती है और नहीं लेकर आएंगी, ना प्राइमरी ना क्या क्वार्टनरी। इवन दो प्राइमरी जो प्रोटीन थी वो आप सबसे अनस्टेबल थी और क्वार्टनरी सबसे ज्यादा स्टेबल थी, लेकिन उनकी कोई रोल नहीं है आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और सिग्निफिकेंस बताने की प्रोटीन में। क्लियर। अब देखो क्या लिखता है, it is this reason the cell of organism are unable to bear strong changes and they ultimately die। इंपॉर्टेंट है जी, ये कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा कि अगर मीडियम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो प्रेसिपिटेशन वापस से आपके पास में खत्म हो जाएगी और वही वाला स्ट्रक्चर जो आपके पास शुरुआत में था वो बन जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपके पास वेरिएशन ज्यादा होगी तो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो ब्रेक कर जाएंगे और वापस से रीसिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। अब जो आपके पास पहले शुरुआत में डीनेचुरेशन हुई थी और उसके बाद वापस से वही प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन गए थे, अगर थोड़े से समय के लिए मीडियम के अंदर वेरिएशन आई थी तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन हुई थी, आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो ब्रेक कर कर आपके पास टेम्पररी क्या कर गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसके बाद में वो रीसिंथेसाइज हो जाए तो उस प्रोसेस को कहेंगे आप रीनेचुरेशन। क्लियर हो गया जी यहां तक भी। उसके बाद देखिएगा प्रोटीन को हम बहुत तरह से क्लासिफाई करते हैं, कल हमने एक के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। मैंने एग्जांपल भी बता दिए थे, भूलिएगा मत। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है आपके पास मायोसिन केराटिन के अंदर होती है, बीटा हेलिक्स और प्लीटेड जो है सिल्क फिब्रिन्स में होती है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है जी। कोलेजन भी कभी कभार कोलेजन के फाइबर के बारे में पूछते हैं तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर कोलेजन के फाइबर का, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आपने ध्यान रखना है। चलिए
उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर लिखी है तीन तरह की, एक होती है सिंपल, सेकंड आपके पास कॉन्जुगेटेड और थर्ड होती है डिराइव्ड। देखो बहुत सारा है इसके अंदर, सब चीजें तो याद नहीं रहती हैं। देखिए सिंपल में आपके पास आती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी आती है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन है मायोसिन एंड कैरेटिन। एग्जांपल्स याद रखने, ये मेन है जी। तो एग्जांपल में पहला आया मायोसिन एंड कैरेटिन, ये आपके पास में पर्टिकुलर फाइब्रस प्रोटीन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन है आपके पास एल्बुमिन एंड हिस्टोन, ये इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। ग्लोबुलर प्रोटीन है आपके पास एल्बुमिन एंड हिस्टोन और फाइब्रस प्रोटीन है मायोसिन एंड कैरेटिन मेनली, ठीक है जी। उसके बाद आती है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई प्रोटीन या एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्रोटीन के साथ एड ऑन हो गया है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है। न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटेलोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोप्रोटीन। अब देखो सभी तो याद नहीं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन पहला चीज फिर से क्या याद रखेंगे, क्रोमोप्रोटीन कौन सी है, तो क्रोमोप्रोटीन है आपके पास हीमोग्लोबिन एंड हेमोसाइनिन। सेकंड है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है, तो ग्लोबुलिन्स जो आपके पास ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन। और थर्ड आपके पास याद रखेंगे दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन। तो हिस्टोमीन्स एंड द पर्टिकुलर हिस्टोन्स या आपके पास प्रोटामीन्स जो होते हैं वो आपके पास न्यूक्लियो प्रोटीन है। रेयर क्वेश्चन जो आपसे पूछी जाती है वो है फॉस्फोप्रोटीन के बारे में, दैट इज केजिन ऑफ द मिल्क एंड द विटिलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द योग सैक जो है वो आपके पास में फॉस्फोप्रोटीन है। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी याद होगा तो चलेगा, तो याद करके चलना है न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड लास्ट रेयरेस्ट दैट इज द फॉस्फोप्रोटीन के बारे में। क्लियर है जी, इतनी चीज अगर ध्यान है तो मोर देन इनफ है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि आपके प्रोटीन तीन तरह की है, सच एज एंजाइम्स होते हैं, सच एज स्ट्रक्चरल यूनिट है और सच जो आपके पास में कोई ना कोई स्टोरेज या रिजर्व का काम करते हैं। तो आपके पास एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिस बनाने का काम जहां पर आपके पास हेयर हो गए, नेल्स हो गए, वो भी प्रोटीनियस कंपोनेंट है। रिजर्व फूड के बारे में अगर देखने की कोशिश करेंगे वो आपके एल्बुमिन आती है, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में फिर से लेकर चलना है आपने। देखो जी यहां से फिर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आती है वो यही है, ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। कल भी हमने कहा था कि एंजाइम जो होते हैं वो मेनली आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेयरली एग्जिबिट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आती है वो है लिपिड की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं और यहां से ही नहीं, आपके पास जो पर्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो फैट और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कंबाइनली हम कहते हैं कि वो लिपिड है। Fat and its derivative are combinedly called as the lipid and this lipid term was coined by Bloor। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड टर्म किसने क्वाइन की थी, तो साइंटिस्ट का नाम है ब्लूर। अब देखो जी क्या लिखा हुआ है, ये भी किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से, लेकिन लिखा गया है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो होती है वो 2:1 नहीं होती है जैसा आपके पास कार्बोहाइड्रेट में था। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंसिडरेबली लेस होती है आपके पास में लिपिड मॉलिक्यूल में। इसका मतलब ये हुआ अगर लिपिड को हमें ब्रेक डाउन करना है और उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी बाहर से, ताकि लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन कर सके। अदरवाइज लिपिड को ब्रेक डाउन करना हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब लगातार ऑक्सीजन जितनी ज्यादा बॉडी में जाएगी उतना ही ज्यादा आपके पास में फैट का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। चले उसके बाद देखो क्या लिखता है, लिपिड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये हमें पहले से पता है। लिपिड अकर इन प्रोटोप्लाज्म एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, ये भी हमें पहले से पता है, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन वो है ये, देखो क्या लिखा है, लिपिड डू नॉट फॉर्म अ पॉलीमर। ध्यान दीजिए ये मोनोमेरिक यूनिट्स ही होती हैं ज्यादातर, ये पॉलीमेरिक यूनिट्स नहीं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक और चीज कि जब भी लिपिड ब्रेक डाउन करती है तो वो आपके पास में डबल एनर्जी देती है एज कंपैरिजन टू अ कार्बोहाइड्रेट। हमें पहले से पता है
कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का ब्रेकडाउन देखिएगा, जब भी उनसे एनर्जी रिलीज होती है तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 किलो कैलोरीज होती है, जबकि आपके पास लिपिड में ऑलमोस्ट उसके डबल टाइम, दैट इज 9 to 10 किलो कैलोरीज आपके पास में पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो आपको मिल रही होती है जब भी लिपिड ब्रेकडाउन करता है। इसे लिखा है डबल एनर्जी है आपके पास जब भी लिपिड के बारे में बात करेंगे एज कंपैरिजन टू अ कार्बोहाइड्रेट एंड अ प्रोटीन। उसके बाद लिखा है, ये हम भी पहले पढ़ चुके हैं, एनिमल के अंदर फैट जो रिजर्व फूड की तरह या रिजर्व्स में अवेलेबल होती है, सबक्यूटेनियस लेयर बनाने में हेल्प करती है और वो काम कर रही है वहां पर आपके पास शॉक एब्जॉर्बर का। फूड रिजर्वायर है, मैंने कहा था ना कि जो फूड है आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम स्टोरेज का कंपोनेंट होता है वो लिपिड का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, क्योंकि जब भी जरूरत हमारी बॉडी को पड़ेगी और कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं मिलेंगे उस दौरान हमारी बॉडी जो है उस समय लिपिड को ब्रेक डाउन करेगी धीरे धीरे कर, ताकि आपको एनर्जी बहुत कंसिडरेबल अमाउंट तक मिलते रहे, टाइम तक मिलते रहे। अब इंपॉर्टेंट ये भी कंसीडरेशन होगी, एज एन शॉक एब्जॉर्बर है, इंसुलेटर है, हमने ये भी पहले पढ़ा था कि जो आपकी स्प्लीन होती है और जो किडनी के सरफेसेस होते हैं, लीवर का सरफेस होता है, वहां पर आपके पास फैट के रिजर्वायर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां पर शॉक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये ध्यान रखिएगा। देखो एक और चीज क्या लिखी हुई है, लिपिड जो है वो लेस स्पेस रिक्वायर करते हैं फॉर द स्टोरेज। क्यों? क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और कंडेंसेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिर से कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा कि लिपिड को बॉडी में स्टोर होने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे स्पेसेस भी मिलेंगे वहां पर भी पर्टिकुलर ये स्टोर हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ऐसा नहीं कर पाते, उनको लार्जर स्पेसेस चाहिए होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा ये भी आपके पास एनिमल जो है वो स्टोर करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। अब देखो क्या लिखा है, लिपिड प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ऑन ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सी कंसिडरेशन है, मैंने अभी कह दिया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वाटर का मॉलिक्यूल या मेटाबॉलिक जो वाटर होगी उसकी भी मैक्सिमम क्वांटिटी बनेगी अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कंपेयर करें। अब लास्ट बार देखिएगा, वो मैंने जब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ाना शुरू किया तब भी मैंने कहा था कि लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको कंसिडरेबली कहते हैं कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनका साइज जो है वो फिर भी थोड़ा ज्यादा होती है अगर माइक्रो मॉलिक्यूल से उनको कंपेयर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, लिपिड को क्लासिफाई किया हमने तीन तरह से, एक होते हैं सिंपल लिपिड, सेकंड होते हैं कंपाउंड लिपिड, थर्ड होते हैं डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक है ट्राइग्लिसराइड और दूसरी आती है वैक्सीज। ट्राइग्लिसराइड जो है वो दो कंपोनेंट से बने होते हैं, ये है अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल और सेकंड होती है फैटी एसिड। देखो जी यहीं से क्वेश्चन है आपके पास पूछे जाने वाला सिंपल लिपिड से ही, तो पहला क्वेश्चन ट्राइग्लिसराइड से ही पूछ लेते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड बने होते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। हमें मालूम है फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो वाले फैटी एसिड होते हैं जहां पर कार्बन जो है वो पूरी तरह से आपके पास ऑक्युपाइड होती है, मीन बाय सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे आपके पास में पर्टिकुलर सैचुरेटेड फैटी एसिड में। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक से ज्यादा मीन बाय डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर आपके पास एक ही डबल बॉन्ड होगा तो आप कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड है, और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होना शुरू हो जाएंगे तो आप कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड है। क्लियर है जी मेरी बात यहां तक? अब एग्जांपल्स आपने थोड़ा बहुत ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखने, मैं अगले पेज पे इसको डिक्टेट करूंगा। चले नेक्स्ट आते हैं आपके कंपाउंड। मीन बाय कंपाउंड में फिर वही हो गया कि कुछ चीज जो है आपके पास माइनस होगी और कुछ एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो है एड ऑन हो जाएगा लिपिड के साथ में, तो कंपाउंड कहना शुरू करेंगे। जैसे हमने कंपाउंड प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, तो आपके पास आते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरे ग्लाइकोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में आपके पास आती है लेसिथिन एंड सिफिलिन, एग्जांपल आपने याद रखने हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एड ऑन हो जाएगी यहां पर, आगे हम देखेंगे इसको। ग्लाइकोलिपिड में आपके पास आते हैं सेरिब्रोस्पाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस आपको सिर्फ ब्रेन में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या आते हैं। कभी ऐसे ही पूछ ले सेरिब्रोस्पाइड्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ग्लाइकोलिपिड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं डिराइव्ड आपके पास पर्टिकुलर लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब हुआ या तो कंपाउंड लिपिड से डिराइव होंगे या आपके पास पर्टिकुलर सिंपल लिपिड की मॉडिफिकेशन से आपके पास बनेंगे। तो उसमें आते हैं आपके पास स्टीरॉइड्स, सेकंड आपके पास स्टीरोल्स और थर्ड आती है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो स्टीरॉइड्स हैं आपके पास बाइल एसिड और सेक्स हार्मोन, दूसरे आते हैं स्टीरोल्स जो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल एंड अर्गोस्टीरोल्स, और आपके पास कैरोटीनॉइड आते हैं कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछ ली जाती है कभी कभार, यहां से एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो अभी देखते हैं आगे।
क्लियर है जी यहां तक? अब चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखो सबसे पहले आया आपके पास सिंपल लिपिड या न्यूट्रल आपके पास फैट। तो न्यूट्रल फैट या सिंपल लिपिड जो होते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और मेजॉरिटी ऑफ द सिंपल लिपिड के अंदर जो अल्कोहल होती है वो ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल है, जिसको हम ग्लिसरोल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेकर चलिएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द ग्लिसरोल। अब क्या लिखता है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ में बाइंड करते हैं, तब जाकर आपके पास सिंपल लिपिड की फॉर्मेशन होती है। और उस दौरान में जो बॉन्ड बनती है वो आपके पास एस्टर बॉन्ड होती है। एंड दिस टाइप ऑफ लिपिड आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब हुआ 3 आपके पास फैटी एसिड 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ में आपके पास बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एस्टर बॉन्ड। और जब भी ये एस्टर बॉन्ड बनेगा उस दौरान में 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसके बारे में हम पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के लिंक करेंगे 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ में विद द हेल्प ऑफ अ एस्टर बॉन्ड और बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड। 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे, प्रोसेस कहलाएगी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्लियर हो गया जी? अब क्या लिखता है, सिमिलर और डिफरेंट फैटी एसिड पार्टिसिपेट इन कंपोजिशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। सिंपल लिपिड कंटेन 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड। अभी हमने बताया एक होते हैं सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या लिखा है, saturated fatty acid are those in which all carbon atom of hydrocarbon chain are saturated with hydrogen atom। सिंपल है जी। तो सिंगल ही बॉन्ड होने वाला है, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल आ गया आपके पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। तो देखो जी यहां पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं बना है। लेकिन दूसरे में अनसैचुरेटेड के अंदर हम क्या रहे हैं, दीज आर दी फैटी एसिड in which some carbon atom are not fully occupied by hydrogen atom, mean by there will be a double bond। जैसे आपके पास यहां पर आ गया, यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है। तो क्लियर हो गया जी। तो एग्जांपल आते हैं आपके पास ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और आपके पास लिनोलेनिक एसिड। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्लियर? चलेंगे उसके बाद देखिएगा क्या लिखता है, पॉली अनसैचुरेटेड एसिड जो होते हैं ऐसे पर्टिकुलर फैटी एसिड होते हैं जिनमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड होती है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, जो है आपके पास लिनोलिक एसिड। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। इसके बाद आपके लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखिएगा प्रोस्टाग्लैंडिन से आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। ये अभी हम थोड़ा सा नीचे आकर पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए अब क्या लिखता है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं दे आर आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द एसेंशियल फैटी एसिड्स। और जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एसेंशियल क्यों कहा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, एनिमल की बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, इसीलिए उसको एसेंशियल कहते हैं। अब एक और कंसीडरेशन में चीज लेकर चलिएगा, सिंपल जो लिपिड होते हैं विद सैचुरेटेड फैटी एसिड रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और उनको हम कहते हैं फैट। अगर सिंपल लिपिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ में अगर कंबाइन है, उनके बारे में हम बात करेंगे तो वो लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर और उनको हम ऑयल्स कहते हैं। तो फैट किसको कहेंगे, सिंपल लिपिड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड वो आपके फैट होंगे। सिंपल लिपिड विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उनको हम ऑयल्स कहेंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एंड दे टेंड टू स्टोर इन द बॉडी एंड कॉज द ओबेसिटी। कभी पूछेंगे ओबेसिटी क्यों होती है, तो ऐसे ही लोगों को ज्यादातर ओबेसिटी होगी, मोटापा उन्हीं लोगों को आता है जो लोग जो है वो ज्यादातर आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की कंजम्पशन करते हैं। और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर वो बेसिकली क्या करना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो ओबेसिटी कॉज करते हैं। और हार्ट अटैक का ये सबसे ज्यादा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हम पढ़ते हैं जहां पर आपके ब्लड वेसल में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाते हैं, वो एथेरोस्क्लेरोसिस का भी सबसे बड़ा कारण है सिंपल फैट विद दी सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसीलिए आप देखें फिजिशियंस जो होते हैं वो ज्यादातर एडवाइस करते हैं कि आप ऑयल्स को कंज्यूम करिए। तो ऑयल बेसिकली क्या होते हैं, सिंपल लिपिड विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन बाय उनके कहने का
मतलब ये है कि आप ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंज्यूम करिए जो आपके पास ऑयल्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएं, और अगर आपके पास ऐसी चीज होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस से आप बच जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल को आप बहुत आसानी से लोअर कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से आप बहुत कॉमनली बच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में लेकर चलिएगा कि किसी भी पर्सन को अगर हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होने वाली है तो उसको सबसे पहले अपना डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा और सैचुरेटेड फैटी एसिड की जगह पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, जिनको हम ऑयल कहते हैं। सेकंड आते हैं आपके पास कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड, जिसमें पहला आता है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के एक ग्लिसरॉल का फॉस्फोरिक एसिड प्लस द नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो ऐड ऑन हो गए हैं। अब क्या लिखता है, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो आपके पास मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड होती है जो प्रोटोप्लाज्म में मिलती है। ये क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म में मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड कौन सी है, फॉस्फोलिपिड होती है। हमने जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था तो भी मैंने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, जहां पर मैंने कहा था फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद सेकंड आते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं आपके पास 2 फैटी एसिड, एक स्टिंगोसिन और एक गैलेक्टोज से। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आपने फिर से ध्यान रखना है। लास्ट पार्ट देखें, स्पेशल पॉइंट कंसीडरेशन के लिए मैंने लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। ये एक डिराइव्ड लिपिड है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डिराइव्ड लिपिड है, उनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में, ब्लड क्लॉटिंग में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन है। वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, सेकंड इज द ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तीसरा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ये आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आपके पास डेरिवेटिव है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। कंसिडरेबली ये चीज ध्यान रह जानी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। चले नेक्स्ट आते हैं आपके पास न्यूक्लिक एसिड। तो देखो ये पहले भी हम एक बार इसको डील कर चुके हैं वैसे तो। देखो तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो है फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किए और उस समय उसने नाम दिया उनको दैट इज न्यूक्लिन। और ये बेसिकली उसने जो डिस्कवर किए थे, दे डिस्कवर इट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ पस सेल। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिन जिसो टर्म आपके पास में फ्रेडरिक मिशर ने कॉइन की थी, वो आपके पास में न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल के अंदर उसने उन न्यूक्लिक एसिड को या न्यूक्लिन को देखा था। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म एग्जैक्टली में कॉइन की थी वो अल्टमैन ने की थी। याद रखिएगा, न्यूक्लिन आपके पास में फ्रेडरिक मिशर ने कहा है और न्यूक्लिन को चेंज कर न्यूक्लिक एसिड जो टर्म कॉइन की थी वो अल्टमैन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेकर चलिएगा। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक आपके पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड सेकंड इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। सबसे ज्यादा जो स्टेबल न्यूक्लिक एसिड है वो आपके पास में डीएनए है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ज्यादा अनस्टेबल होती है। बॉडी की ज्यादातर जरूरत ऐसे पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड की है जो स्टेबिलिटी दे सके। तो स्टेबिलिटी देने वाला जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, लेकिन इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए सबसे बेटर मॉलिक्यूल जेनेटिकली रोल प्ले करती है वो आरएनए है, डीएनए नहीं है। ये भी याद रखने की कोशिश करेगा, डीएनए ज्यादा बेटर वे में इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर सकती है कंपैरिजन टू एन आरएनए, लेकिन क्योंकि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, एक सर्टेन म्यूटेशन को लगातार अलाउ करता रहता है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए डीएनए ज्यादा बेटर मॉलिक्यूल कहलाती है। अब देखिएगा डीएनए है क्या, तो आपके पास डीएनए है एक पॉलीमर जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट के होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, सेकंड आपके पास पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ, जिसमें पहला है आपके पास नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर और उसके बाद आती है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर के बारे में याद है हमने पढ़ा था, 2 तरह की शुगर होती है, एक डीऑक्सीराइबो शुगर और दूसरी राइबो शुगर। अब यहां पर जो शुगर है वो कौन से वाली है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर है प्लस दी नाइट्रोजनस बेस एंड दी फॉस्फेट ग्रुप होगी। अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, तो बताइए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए न्यूक्लियोसाइड होते हैं आपके पास नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। अब अगर आपके पास न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम ऐड कर दें तो भी हम न्यूक्लियोटाइड ही कहेंगे। क्लियर है। मीन बाय अगर आपके पास में ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे हम। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप विल लीड डाउन टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड।
और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास में मैक्रोमोलिक्यूल है, ये हमको पता है। देखो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन है आपके पास एडेनिन ग्वानिन, और पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल। डीएनए के अंदर सिर्फ साइटोसिन और थायमिन होती है, यूरेसिल आपके पास आरएनए में होती है। ये ध्यान देने की आपने कोशिश करनी है। क्लियर हो गया जी? चलेगा। डीएनए जो है वो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ये अभी हमें मालूम है, और ये पर्टिकुलर चार्गफ रूल को फॉलो करती है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होती है। ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड जो आपके पास डीएनए होते हैं वो कभी भी आपके पास चार्गफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जहां पर चार्गफ ने ये कहा था कि प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू पायरिमिडिन, अब वो वाला जो आपके पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा वही आपके पास चार्गफ रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है इसलिए वो फॉलो करती है। दूसरा आता है आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल है, जो आपके पास चार्गफ रूल को फॉलो नहीं करती है क्योंकि नॉर्मली आपके पास आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो रियो वायरसेस होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होती है, इसीलिए वो फॉलो करती है आपके पास चार्गफ रूल को। मैंने कहा ना जहां जहां डबल स्टैंडर्ड थिंग्स आ जाएंगी जेनेटिक मटेरियल में, वहां चार्गफ रूल फॉलो होगी। अब इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में क्या है, थायमिन जो है वो एब्सेंट है आपके पास आरएनए में, और उसकी जगह पर आपके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, यूरेसिल। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही ये चीज कही थी जब पिछले वाली स्लाइड पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि पायरिमिडिन जो है डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होती है, यूरेसिल नहीं होती है। आपके पास आरएनए में थायमिन की जगह पर आपके पास यूरेसिल प्रेजेंट होती है। तीन तरह के आरएनए बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आपके पास में पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए। इसको डिस्कस कर सकते हैं जेनेटिक्स के अंदर, वहां पर भी इसके बारे में पूछा जाता है। चले नेक्स्ट कंसिडरेबली जो थिंग्स पूछी जाती है वो है एंजाइम से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए पिछले 1-2 साल के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं सारी चीज तो डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखता है। एंजाइम जो है these are the biocatalyst made up of protein, exception is ribozyme। फिर से याद कर चलिएगा, राइबोजाइम जो है वो आपके पास में बायोकैटालिस्ट नहीं है, ये आपके पास प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। तो फिर से कंसिडरेबली, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट मेड अप ऑफ द प्रोटीन विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इससे क्या समझे जी, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, तो मान लेते हैं हमें ये मालूम है कि हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी पहले से ही, जो उसको हेल्प करेगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को करवाने में। तो मान लीजिए ये हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, और ऐसे सबस्ट्रेट जिनकी पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी 5 या 5 से ज्यादा होगी, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो 5 या 5 से ज्यादा होगी, वही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मान लीजिए इन 3 मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो 5 से कम है, तो क्या ये पर्टिकुलर पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, हाँ या ना? जल्दी से बताइएगा। ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होंगे ये आपके पास पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में इस रिएक्शन के अंदर यहां पर आपके पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के दौरान में अगर एंजाइम की एडिशन कर दी जाए, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं इसको भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेट कराने में हेल्प करते हैं, और ये सारा का सारा सबस्ट्रेट अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि रेट आपके पास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा बायोकेमिकल रिएक्शन का, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी, जब आपके पास सभी के सभी मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी अभी लो भी थी वो भी जब पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और वो पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब एंजाइम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए इनको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल है। इन एंजाइम्स की एक खासियत ये भी होती है कि ये रिएक्शन करवाने के बाद में उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। These enzymes can be reused again and again। तो कभी बॉडी के अंदर डिप्लीट नहीं होंगे एंजाइम्स, इनकी मात्रा ज्यादातर कम नहीं होती है, एफिशिएंसी जरूर कम हो सकती है। क्लियर? अब क्या लिखा है, एंजाइम जो प्रोटीनियस होते हैं बायोकैटालिस्ट हैं। फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो आपके पास में बुचनर ने किया था,
और वो जो एंजाइम थी वो थी आपके पास जायमेज दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईस्ट, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो एंजाइम टर्म है दैट इज बीइंग गिवन बाय द कुहने, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुई थी जायमेज, ईस्ट से उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया था, बुचनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया, एंजाइम टर्म कुहने ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देकर चलिएगा। नेक्स्ट कंसीडरेशन में जो चीज लेनी है वो है नॉमेनक्लेचर। तो आपके पास आईयूबी ने 1961 में सभी के सभी एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, और आपके पास में इंटरनेशनल कोड में 4 डिजिट हैं आपके पास, जो आपके पास ईच एंजाइम के अंदर कुछ ना कुछ डिनोशन देती हैं। सफिक्स ASE हम हमेशा यूज करेंगे जब भी हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। देखो, तो आपके पास ये पर्टिकुलर 4 डिजिट हैं जो आपको स्पेसिफिक कुछ चीजों के बारे में बताती है। पहली जो टर्मिनोलॉजी होगी वो क्लास के बारे में बताएगी, सेकंड टर्मिनोलॉजी सब क्लास के बारे में बताएगी, थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास सब क्लास के बारे में बताएगी, और लास्ट जो आपके पास पार्ट होगा कोड का वो आपके पास स्पेसिफिक नेम के बारे में आपको बताएगा। ठीक है जी। आईयूबी से हम समझते हैं इंडियन यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है आपके पास, उसने पर्टिकुलर 1961 में हमारे को ये चीज बताई थी, तो ये ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 में उन्होंने पर्टिकुलर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताया, जो ये थी। तो पहली है आपके पास क्लास 1 दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। मीन बाय बहुत सिंपल सी चीजों से पता लगता है कि आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने वाले ये एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपके पास 3 सब क्लासेस आती हैं। वन इज द ऑक्सीडेजेस, उसके बाद डिहाइड्रोजिनेजेस और रिडक्टेजेस। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं वो आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल आपके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, यहां से क्वेश्चन आपके पास में बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो आपने इसको ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेकर चलना है। जहां से क्वेश्चन आती है वो है नंबर 2, क्लास नंबर 2, जिसको हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। वर्ड अपने आप में ही बताता है ट्रांसफर करना। क्या करते हैं ये एंजाइम? एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसएमिनेजेस एंड हेक्सोकाइनेजेस। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। थर्ड आते हैं हाइड्रोलेसिस, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। These enzymes involve in hydrolysis reaction with the help of H2O। एग्जाम्पल लिखे, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। सिंपल सी वर्ड ये है कि अगर ये सबस्ट्रेट है तो इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करने के लिए आपको एडिशन करवाने पड़ रही है पानी की, पानी एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोलेसिस, तब जाकर सबस्ट्रेट 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर रहा है, तो ये तो हुए हाइड्रोलेसिस। लेकिन अगर आपके पास विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर जो है मॉलिक्यूल को स्प्लिट करवाने वाला आपके पास कोई एंजाइम अवेलेबल है, तो वो आपके पास लाइएजेस होते हैं। पानी का एडिशन नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। एग्जांपल है आपके पास एल्डोलेसिस एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलेसिस और लाइएजेस में कंफ्यूजन हो जाती है। हाइड्रोलेसिस में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन की वजह से स्प्लिटिंग होगी सबस्ट्रेट की। लाइएजेस जो है विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर जो है आपके पास में स्प्लिटिंग कर लेते हैं आपके पास सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आइसोमरेजेस। सिंपल सी बात है, क्लास 5 आइसोमरेजेस में रीअरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की और आइसोमर बनेंगे। एग्जांपल आते हैं आइसोमरेजेस एंड एपिमरेजेस। लास्ट में आते हैं आपके पास लाइगेजेस। सिंपल सी बात है जी, लाइगेज का मतलब हमें पहले ही पता है, जो चीज जोड़ने में हेल्प करती हो। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो 2 सबस्ट्रेट के अंदर आपके पास करवाने में हेल्प करते हैं वो लाइगेजेस या सिंथेटेजेस होते हैं। जैसे यहां पर आपका ए और बी मॉलिक्यूल है, ये आपके पास कंबाइन कर ए बी मॉलिक्यूल इकट्ठा कर आपको दिया, क्योंकि ये 2 सबस्ट्रेट ज्वाइन किसने करवाए? लाइगेजेस ने। एग्जांपल आते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, लाइगेजेस एंड एटीपी सिंथेटेजेस। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये कंसिडरेशन में आपने लेकर चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज आपके पास एंजाइम्स की होती हैं, जहां से फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या लिखा है, लार्ज साइज के बायोमॉलिक्यूल हैं, इनका नेचर कोलॉइडल होता है और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, क्योंकि प्रोटीनियस है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स है, और कौन से वाली प्रोटीन? मोस्टली वो भी टर्शरी कॉन्फिगरेशन वाली प्रोटीन। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो ज्यादातर नहीं होता है एंजाइम का, तो ये कंसिडरेबली आपने ध्यान रखना है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट लिखता है प्रोटीनियस नेचर है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, जो टर्शरी स्ट्रक्चर आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक्सेप्शन अगेन कौन सी आ गई? आइसो एंजाइम, जो आपके पास में क्वार्टनरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आइसो एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा एक्सेप्शन रहेंगे एंजाइम्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा है।
टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है वो आपके पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और वाटर सॉल्युबल नेचर प्रोवाइड करती है इन एंजाइम्स को, ये भी ध्यान रखना। अब देखो मैं फिर से बार बार डिक्टेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर आपको है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और उसी टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम जो है आपके पास कंसिडरेबली बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एंजाइम की सिंथेसिस जो है वो एंजाइम के सरफेसिस पर होती है, और ये पर्टिकुलर जो आपके पास एंजाइम की सिंथेसिस है ये कंट्रोल होती है आपके पास जीन्स के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था राइबोसोम जो शुरुआत में आपके पास प्रोटीन बनाते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन बनाते हैं, और प्राइमरी प्रोटीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल प्रोटीन होती है। इसका मतलब लगातार उस प्रोटीन के अंदर जब वेरिएशन आएगी तभी पर्टिकुलर वो स्टेबल हो पाएगी, और जब तक पर्टिकुलर वो टर्शियरी प्रोटीन नहीं बनेगी तब तक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं आएगी, ये भी आपने ध्यान देकर चलना है। चले नेक्स्ट कंसीडरेशन में थर्ड पार्ट आती है कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली ही आपके पास में वर्क करते हैं। तो पहली आपके पास कंसीडरेशन है पीएच के बारे में। तो कॉमन रेंज जो पीएच आपके पास बताई जहां पर एंजाइम एक्टिविटी कर सकता है वो है 6 to 8 पीएच के बीच में। ना तो आपके पास बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होना चाहिए, इसीलिए कंसंट्रेट आपका पीएच बताया गया 6 to 8, जिसके बीच में मैक्सिमम आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर पीएच बहुत ज्यादा लो हो जाएगा और बहुत ज्यादा हायर होगा तो एंजाइम वर्क करेंगे ही नहीं। कुछ एक स्पेसिफिक एंजाइम कुछ एक स्पेसिफिक पीएच पर ही वर्क करते हैं, जैसे आपके पास यहां लिखा हुआ है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो आपके 2 to 3 पीएच पर ही वर्क करती है, एचसीएल की जरूरत होती है उसकी एक्टिविटी के लिए। हाइड्रोलाइसिस वो भी 4 to 5 पीएच पर ही वर्क करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएच जो है वो आपके पास बहुत कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। एंजाइम जो है वो आपके पास कंसिडरेबली कम काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आपने लेकर चलना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो मैक्सिमल एक्टिविटी जो है वो आपके पास 6 to 8 पीएच के बीच करती है। मैक्सिमम एंजाइम 6 to 8 पीएच के बीच में ही वर्क करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्लियर। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आती है स्पेसिफिसिटी में, वो है टेम्परेचर। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमली आपको 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलती है। अब अगर टेम्परेचर, हम याद रखिएगा हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बॉडी टेम्परेचर जो ऑर्गेनिज्म का है उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉडी टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इसका मतलब हमारे एंजाइम अभी भी फुली फंक्शनल नहीं है। जब भी आपको ये लगे कि आपकी बॉडी के अंदर फीवर आ रहा है ना, तो उस दौरान में ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा था और उस दौरान में आपकी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी बढ़ी। लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस दौरान में हायर टेम्परेचर पर एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम बेसिकली आपके पास प्रोटीनियस कंपाउंड्स हैं, और प्रोटीनियस कंपाउंड अगर आपके पास हायर टेम्परेचर के अगर ऊपर उनको हीट किया जाएगा तो वो डीनेचर कर जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया था कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर जरूरत से ज्यादा समय तक उसको पर्टिकुलर एक मीडियम के अंदर उसको रखा जाए। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लोअर कर दिया जाएगा तो आपके एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। मीन बाय फंक्शनैलिटी दोनों ही जगह पर नहीं आती है, एंजाइम की होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हायर कर दिया जाए या बहुत ज्यादा टेम्परेचर लोअर कर दिया जाए, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी कंसिडरेबली आपके पास में अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या लिखता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो क्या लिखता है एवरी एंजाइम्स वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट पे काम करेगा तो दूसरे सबस्ट्रेट पर भी आपके पास एग्जैक्टली में एक्शन कर सकता है। एवरी एंजाइम वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब क्या लिखता है substrate bind at the active site of enzyme which is made up specific amino acid sequence
एंड रिकॉग्नाइज इट्स सबस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट आपके पास एंजाइम के सरफेस पर पड़ी हुई एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज करता है। कैसे रिकॉग्नाइज करता है? उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट पर सर्टेन अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस पड़ी होती हैं, अगर वो उसको सीक्वेंसेस मिलेंगी तभी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में आपके पास में बाइंड करेगा या सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आप लेकर चलिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब देखिए ये लास्ट पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं टेम्परेचर के बारे में। हायर टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स एंजाइम कॉजिंग देयर डीनेचुरेशन। They also get inactive at lower temperature. Generally, all enzyme better perform at body temperature of organism. अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एवरी पर्टिकुलर जीनस, एवरी पर्टिकुलर स्पीशीज में उसकी बॉडी का जो आपके पास टेम्परेचर होगा ऑर्गेनिज्म की, वो अलग अलग होने वाले हैं। इसका मतलब हर एक बॉडी का जो आपके पास में बॉडी टेम्परेचर है, उसी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आपके एंजाइम सबसे ज्यादा बढ़िया फंक्शन करते हैं। अगर वो वेरिएशन आएगी तो आपका एंजाइम या तो डीनेचर हो जाएगा या तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ये ध्यान से कंसीडरेशन में लेकर चलेगा। तो अगर हमारी बॉडी में पूछा जाए कि बेटर परफॉर्मेंस आपके पास एंजाइम की कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगी, तो ध्यान दीजिएगा दैट इज 37.5 डिग्री सेल्सियस पर ही आने वाली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। चले सेकंड आती है आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या लिखता है? इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन टिल इनफ ऑफ द सबस्ट्रेट इज अवेलेबल। देखिए सिंपल सी कंसीडरेशन है, प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब आपके पास सबस्ट्रेट होगा। अब सबस्ट्रेट जितना ज्यादा हो आपके पास उतनी ही मात्रा में अगर एंजाइम अवेलेबल है तो आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। अब मान लो एंजाइम की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चलो लेकिन अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बनेगी? तो आंसर नो है, क्योंकि आपके पास जब तक सबस्ट्रेट नहीं होगा तब तक एंजाइम एक्टिविटी कैसे करेगा? तो आपका ये तो जरूर है कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करता है, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी विद टाइम इंक्रीज होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। अब लास्ट पार्ट पर देखिएगा क्या चीज कहते हैं। लिखता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में, इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। लेकिन एक कंसीडरेशन ये भी लेकर चलनी है, अगर जरूरत से ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी और अगर आपके पास एंजाइम की एक्टिव स्टेट्स, आपके पास में ये एक्टिव साइट उतनी अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप सबस्ट्रेट की एडिशन कितनी भी कर लीजिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट से भर जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा सबस्ट्रेट अगर आपने मीडियम के अंदर डाला हुआ है तो कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जितना आप चाह रहे थे उतनी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कुछ एक समय तक तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दीजिए, एंजाइम की एक्टिविटी आपको इंक्रीज होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट्स होंगी वो सैचुरेट हो चुकी होंगी आपके पास में सबस्ट्रेट से। तो ये जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये ध्यान रखकर चलना है। चलें एक और कंसीडरेशन में चीज लेकर चलिएगा, वो है एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम दो तरह के बताता है, एक सिंपल एंजाइम होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और कंपाउंड एंजाइम्स या आपके पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनियस दोनों पार्ट से बने होते हैं। प्रोटीनियस पार्ट जो मेनली होती है उसको एपो एंजाइम कहते हैं। आपके पास सेकंड जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होती है वो मेनली आपके पास कोएंजाइम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि होलो एंजाइम क्या होती है। होलो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं। ये कंसिडरेबली आपने ध्यान में देकर चलना है। नॉन प्रोटीनियस पार्ट तीन चीजों से बन सकता है, एक कोएंजाइम, एक कोफैक्टर और तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप से। प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपके पास जो कोएंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं एंजाइम के। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक पार्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी इनऑर्गेनिक पार्ट, लेकिन मेनली आपके पास ऑर्गेनिक पार्ट होती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा आपके पास टाइटली बाउंडेड रहती है एपो एंजाइम के साथ में, कोएंजाइम लूजली बाउंडेड होती है आपके पास एपो एंजाइम के साथ में।
सेम आपके पास कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर आपके पास इनऑर्गेनिक या मेटेलिक आयन होते हैं जो अगेन लूजली बाउंडेड होते हैं आपके पास एपो एंजाइम से। याद रखिएगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम होलो एंजाइम होती है। होलो एंजाइम दो चीजों से बनता है, एक प्रोटीनियस पार्ट जिसको हम एपो एंजाइम करते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट मेनली आपके पास को एंजाइम है। तो ध्यान दीजिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाए कि होलो एंजाइम किससे बनती है, और ऑप्शन में अगर आपके पास ये अवेलेबल हो एपो एंजाइम प्लस दी कोएंजाइम लीड डाउन टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ होलो एंजाइम, इट इज ऑलवेज अ राइट स्टेटमेंट। अब ये नहीं आप कहेंगे कि एपो एंजाइम और कोफैक्टर जो है वो आपके पास एग्जैक्टली में क्या हो गया, होलो एंजाइम हो गई। कंसिडरेबली मैंने आंसर बता दिया, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में बहुत सारा तथ्य है कि ऐसा क्यों है। चले उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे है, तो मोड ऑफ एक्शन में आपके दो तरह के मॉडल आते हैं, एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस आती है जो आपके फिशर ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आपके पास आपने ध्यान रखनी है। सेकंड आपके पास जो चीज आती है वो है आपके पास दैट इज दी इंड्यूस्ड फिट मॉडल हाइपोथेसिस, जो है आपके पास कोशलैंड ने दी थी। अब आपके पास यहां पर क्या है जरा ध्यान देकर चलिएगा, आपके एक्टिव साइड जो है उसके दो ग्रुप बताए जाते हैं, एक बटरेसिंग साइड बताई जाती है और एक कैटालिटिक साइड बताई जाती है। अब इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जब भी आपके पास लॉक एंड की आपके पास हाइपोथेसिस होगी, मान लीजिए ये आपके पास पर्टिकुलर चाबी है, ये सबस्ट्रेट है, अगर आपके पास इसी शेप का अगर आपके पास पर्टिकुलरली एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो ये चिपक नहीं पाएगा और आपके पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब आपके पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये बताती थी कि सबस्ट्रेट की शेप कैसी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दो तरह की साइट है, एक आपके पास बटरेसिंग आपके पास साइट अवेलेबल है, एक कैटालिटिक साइट अवेलेबल है। अब देखो क्या लिखा है, सबस्ट्रेट जो है वो आपके पास बटरेसिंग साइट पर आकर जो है वो आपके पास क्या करेगा, जुड़ेगा, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो। कैटालिटिक जो आपके पास साइट है वो सबस्ट्रेट को इस तरह से आपके पास ब्रेक करने की कोशिश करेगी या उसके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेगी कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो आपके एंजाइम के अंदर फिट होने की कोशिश करे और आपके पास रिजल्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो बन पाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जो कोशलैंड ने दी थी वहां पर आपके पास में सबस्ट्रेट की शेप से कोई लेना देना नहीं है, जबकि लॉक एंड की हाइपोथेसिस में सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट एंजाइम की जो है उसी शेप की होनी चाहिए, तभी जाकर लॉक एंड की हाइपोथेसिस वैलिड है जो फिशर ने दी थी, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा।